प्रिय विद्यार्थियों, आरआर हटीर 10th मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि कोविड-19 के कारण विद्यालय में क्लासरूम स्टडी है वो पूर्णतः बंद है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास 10 विषय गणित का अध्यापन कार्य है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी को फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जो राजस्थान बोर्ड की निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसके माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करें। जो कोई भी विषय से संबंधित समस्या हो वो ग्रुप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, जब भी मौका मिलेगा या टाइम मिलेगा, मैं आपके साथ इस तरह से वीडियो है वो शेयर करता रहूँगा और आपका जो अध्ययन कार्य है वो नियमित रूप से सुचारू रखने का प्रयास करूँगा। तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का अभ्यास 1 जिसका नाम है वैदिक गणित, इस अध्याय को हम पिछली कक्षा में भी पढ़ के आए हैं। आपको ध्यान हो, कक्षा 9th में वैदिक गणित पढ़ाया था। उसमें हमने योग, व्याकलन, गुणन और भाग संक्रिया, वर्ग संक्रिया आदि के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में, इस अध्याय में हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक गणित भाग संक्रिया। विद्यार्थियों, कक्षा 10 में यदि पूर्ण पाठ्यक्रम लागू रहता है, कोई व्यवधान नहीं आता है, तो ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का निर्धारित है। इसमें से 4 नंबर का प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में आएगा और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हो तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो आज हम भाग संक्रिया सीखेंगे वैदिक विधि से। भाग संक्रिया की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि है सूत्र निखिलम आधार विधि। दूसरी विधि सूत्र प्रावर्त्य योजित। तीसरी विधि है ध्वजांक विधि। हम इन तीनों विधियों के द्वारा भाग संक्रिया वैदिक विधि से सीखेंगे। तो आज हम सूत्र निखिलम आधार विधि से भाग संक्रिया सीखते हैं। बहुत ही आसान है।
ये दोनों विधियां भी आसान है। सबसे पहले हम आज सूत्र निखिलम आधार विधि, तो इसमें हम इसको शॉर्ट में नाम निखिलम आधार विधि भी आ जाता है। आधार ये एक इस विधि में मुख्य बिंदु है। आपने कक्षा 9 में आधार के बारे में सुना होगा। इसमें एक आधार का निर्धारण होता है। आधार का निर्धारण करते हैं। आधार निर्धारण में जो हम एक सवाल लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। 1245 भाग 97। तो यहाँ हमारे पास दो बातें हैं, चीजें हैं। एक तो है भाग में क्या होता है, भाज्य, भाज्य जिसमें भाग लगाते हैं, और दूसरा होता है भाजक, भाजक जिसका भाग लगाते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं वो हो गया भाज्य, जिसका भाग लगाते हैं वो हो गया भाजक। हमें सबसे पहले भाजक पर ध्यान देना है। भाजक क्या है? 97 में यह देखा जाएगा कि 97 है वो किसके नजदीक है। 100 के, 10 के, 1000 के, इतना ही देखना है। या तो 10 के नजदीक होगा। इस विधि से हम उन्हीं सवालों को हल कर पाते हैं जिसमें भाजक है वो या तो 10 के नजदीक हो, या 100 के नजदीक हो, या 1000 के नजदीक हो। अगर बीच में कहीं है तो इस विधि से हम उसको हल नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास भाजक 97 है। 97 में क्या होगा कि भाजक है वो हमारा 100 के पास है। 100 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ऊपर हो सकता है। तो हम ये जो आधार है वो इसके आधार पर ही मानेंगे। 97 किसके नजदीक है? 100 के। तो हम यहाँ आधार क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ये 100 हमारा आधार रहेगा। इसके बाद में आधार मानने के बाद पूरक अंक, पूरक अंक ज्ञात करेंगे। पूरक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है कि आधार में से क्या घटा देंगे? भाजक। 100 में से 97 घटा देंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। लेकिन इसको 3 नहीं लिखेंगे। जितने आधार में 0 है भाजक में उतने ही अंक होने चाहिए। तो हम इसको 3 में 1 अंक है, आधार में 2 0 है, इसको 1 अंक बढ़ाने के लिए 0-3 लिख देंगे। रहेगा तो 3 ही, लेकिन इसको लिखा 0-3 जाएगा। यहां पर पूरक अंक और एक होता है विचलन। आप 9th में विचलन के बारे में पढ़ा है तो आप सोच रहे होंगे कि भी ये पूरक अंक कहाँ से आ गया। तो ये विचलन का उल्टा होता है। विचलन में क्या किया जाता है कि भाजक में से या संख्या में से आधार घटाया जाता है। उल्टा होता है। 100 घटाते हैं, इधर संख्या लिखी जाती है। लेकिन पूरक अंक में क्या होगा कि आधार में से भाजक को घटाना है। यहाँ अब पूरक अंक ज्ञात करने के बाद में सबसे पहले हमने क्या किया? भाज्य लिख दिया, भाजक लिख दिया। ये समझाने के लिए आधार सबसे महत्वपूर्ण है। आधार हम आधार कहाँ से मानेंगे? भाजक का जो संख्या है भाजक, उसको देखेंगे वो 100 के नजदीक है, या 10 के नजदीक है, या 1000 के नजदीक है।
तब हम उसके आधार पर आधार मानेंगे, फिर पूरक अंक ज्ञात करेंगे, आधार में से भाजक घटा देंगे और इसमें आपको केवल तीन नहीं लिखना है, आधार में जितने जीरो हैं उतने ही अंक पूरक अंक में आने चाहिए। अगर 3 लिख दिया, इधर जीरो नहीं लगाएंगे, इधर जीरो लगाएंगे, ये 30 बन जाएगा, जीरो इधर लगाना है आपको। जीरो एक भी लगा सकते हैं, अगर आधार हो, आधार और 3 आ रहा हो तो 2 जीरो लगाएंगे यहाँ। अब इतना करने के बाद अब हम इसको सवाल को कैसे हल करेंगे, इसके 3 खंड बनाएंगे। ऐसे आपको खंड बनाने हैं, खंड। प्रथम ये मध्य और ये अंतिम। अंतिम को तृतीय भी लिख सकते हो आप। तृतीय प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम और तृतीय खंड। प्रथम खंड में आपको क्या लिखना है? प्रथम खंड में हम किसका भाग लगा रहे थे? 97। तो यहां हम भाजक लिख देंगे 97। इसके नीचे हम पूरक अंक लिखेंगे 0, 3। मध्य खंड में और अंतिम खंड में क्या आएगा? हमारे पास संख्या थी 12, 45। अब अंतिम खंड में जितने आधार में जीरो हैं, आधार 100 था हमारा, जितने आधार में जीरो हैं उतने ही हम अंक किसके? भाज्य के लास्ट वाले। आधार में 2 जीरो है तो हम लास्ट वाले जो 2 अंक हैं ये इसके नीचे इस अंतिम खंड में लिख देंगे। जो बाकी जो बच गया वो मध्य खंड में आ जाएगा। ये हमारा लिखने का तरीका है। 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में भाजक लिखा जाएगा, उसके नीचे पूरक अंक लिखा जाएगा। अंतिम खंड में संख्या के अंतिम अक्षर, अंतिम संख्या, अंतिम अंक जो जितने आधार में जीरो है उतने अंक अंतिम खंड में लिखे जाएंगे और बाकी जितने बच जाएंगे वो मध्य खंड में आएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे थोड़ा नीचे। पहला जो अंक है हमारा, इसके नीचे से लाइन करके तीर का निशान लगा देंगे और 1 का 1 यहां लिख देंगे। सबसे पहले क्या करना है? मध्य खंड वाले जो भाग है उसमें संख्या का पहला अंक ऐसे तीर का निशान लगाते हुए, लाइन खींचते हुए नीचे लिख देंगे। 2 नंबर पे क्या करेंगे? अब जो यहां अंक आया है 1, इसका गुणा पूरक अंक से करना है। तो 1 का गुणा हम 0,3 से करेंगे तो 0,3 ही आ जाएगा। जितने अंक आने चाहिए 0,3 में 3 नहीं लिखेंगे, 0,3, 0,3 जितने अंक है उतने ही आएंगे। अब ये अंक 1 अंक 0 तो इसके नीचे आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ते, इसके नीचे कुछ नहीं है। पहला जो अंक है वो सीधा का सीधा भागफल में आ जाएगा। अब वही काम करना है। फिर ये 2 नंबर वाली लाइन है, इसको क्लियर करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आ जाएगा। इसके बाद में फिर वही काम करेंगे। फिर अब 2 का गुणा 0,3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 का 2 से गुणा 6, 2 का 0 से 0, 0 से। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा। जो ये लाइन
पूरी हो गई है। इसके नीचे नहीं लिखना, इससे आगे वाली को लिखना है 0 और 6। अब हम अंतिम, देखो आप अंतिम अंक तक ये शीट में अंक आ जाए, उसके बाद में आपको भाग बंद कर देना है। अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 4 3 7 और 1 8। यहां तक जब कंप्लीट हो जाए तो इससे आगे नहीं जा पाएंगे, इससे आगे फिर आगे अंक नहीं है कोई। भाग हमारा यहां खत्म हो जाता है। जब यहां तक अंक पूरे हो जाए तो यहां खत्म हो जाएगा। अब हम एक चीज आपको देखनी है, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। मध्य खंड के नीचे जो आएगा वो भागफल और अंतिम खंड के नीचे आएगा वो शेषफल। तो ये भागफल और शेषफल, शेषफल में थोड़ा ध्यान देना आपको कि जो शेषफल आ रहा है वो हमारे पास जो भाजक था क्या उससे छोटा है? शेषफल छोटा है भाजक से। अगर ये आता है शेषफल छोटा है भाजक से, इसका मतलब अब जब हम भाग लगाते हैं तो जो शेषफल आता है वो भाजक से छोटा होता है। अगर छोटा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो ये उसका उत्तर आएगा भागफल 12 और शेषफल 81। ये विधि थी सूत्र निखिलम आधार विधि से भाग एक। प्रश्न मैंने प्रश्नावली 1.1 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका जो पहला प्रश्न था वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज